नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी खुशी होंगे। चलिए, आज जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स जो रैशनल और इरैशनल में डिवाइडेड होते हैं, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। irrational numbers. Further, integer, non-integer. Negative number और whole number. 0 और नेचुरल नंबर। नॉन इंटीजर में फ्रैक्शन 2/3 एंड डेसिमल 2/3, 5/3 और डेसिमल 2.5, 6.5 ऐसे। और इरैशनल नंबर में जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ई, पाई, ये सब इरैशनल नंबर्स होते हैं। बस परफेक्ट स्क्वायर रूट को छोड़ के या परफेक्ट क्यूब रूट को छोड़ के सब जो रूट में होते हैं वो सब इरैशनल नंबर होते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं होते क्या हैं ये। सबसे पहले नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, जो काउंट किए जाते हैं 1, 2, 3, 4 और ये इनफाइनाइट तक होते हैं और ये पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव नहीं होते नेचुरल नंबर। इसी प्रकार होल नंबर ये भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट या अनडिफाइंड होते हैं। इसके बाद इंटीजर नंबर्स, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3 माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं ये। फोर्थ, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देते हैं। ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते, वो आपके ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 इनफाइनाइट तक। और यहाँ पे -1, 3, 5 ये सब ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 देते हैं। इसी प्रकार इवन नंबर ये 0, 2, 4 जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देते हैं, उनको क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। इसके बाद प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स जिनके केवल मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 से डिवाइड होगा और वो नंबर खुद अपने से डिवाइड होगा, उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11,
13, मतलब इनके केवल मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होंगे, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगर 2 के फैक्टर्स देखे जाए तो 1 और 2 ही होंगे, मतलब कि एक 1 से डिवाइड होगा और ये खुद नंबर अपने से डिवाइड होगा। 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं और जो अपने जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं वो आपके इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, मैक्सिमम 2 फैक्टर। अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। अगर इसके फैक्टर किए जाएं तो फैक्टर क्या होंगे? 4 के 1 होगा, 2 होगा और यहाँ पे 4। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। इसी प्रकार 6 को करें तो इसके भी 2 से अधिक फैक्टर आएंगे, 1, 2, 3 और 6 खुद। और इवन नंबर में केवल एक 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर्स कहलाया जाता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। इसके बाद फैक्टर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल। Factor are the number that divide the number exactly and there is no remainder। मतलब फैक्टर वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर 0 होता है। देख लेते हैं। अगर फैक्टर्स निकाले जाएं 12 के तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह, रिमाइंडर 0 आएगा। इसी प्रकार 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से भी पूरी तरह से, रिमाइंडर 0, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो जो नंबर्स पूरी तरह से किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो वो उसके फैक्टर्स कहे जाते हैं। फैक्टर्स आर दी नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली। और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। 2, 6 जा 12, 2, 3 जा 3, 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 × 2 × 3। तो ये 2 की स्क्वायर और 3 की पावर 1। ये इसके प्राइम फैक्टर्स कहलाए जाते हैं। अब फैक्टर्स में हमें फैक्टर्स फाइनाइट नंबर्स होते हैं, मतलब कि इसके मैक्सिमम वैल्यू भी हमें पता होती है कि देखिए इसके मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक इसके फैक्टर्स हमें मालूम है, तो ये फाइनाइट होते हैं। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल्स आर द नंबर्स दैट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड ए गिवन नंबर। या मल्टीपल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड ए गिवन नंबर्स। देख लेते हैं। अगर 12 के फैक्टर्स मल्टीपल्स किए जाएं तो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12, 24, 36, 48, 60 और सो ऑन। तो ये 12 के मल्टीपल्स हैं और मल्टीपल्स की हमें ये इनफाइनाइट होते हैं, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू का पता नहीं होता है, जबकि फैक्टर्स में हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू का पता होता है और मल्टीपल्स में हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू का, जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है, उसका पता नहीं होता है। तो ये इनफाइनाइट होते हैं जबकि फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। और अगर 12 के फैक्टर्स देखिए 4 × 3, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से क्या मल्टीपल बना रहे हैं? 4 और 3 का मल्टीपल क्या है? 12, जबकि 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 4 और 3। 4 और 3 मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं मल्टीपल। 4 और 3 का मल्टीपल क्या है? 12, और 12 के फैक्टर्स क्या है? 4 और 3। मीन्स कि
ये मल्टीप्लाई करते हुए बनते हैं और ये डिवाइड करते हुए बनते हैं फैक्टर्स। और फैक्टर्स पूरी तरह से नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं, उसमें ना तो डेसिमल पॉइंट आते हैं ना ही वो फ्रैक्शंस में होते हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर ये हैं तुम्हारे मल्टीपल्स 224, इस प्रकार से हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट है कंपोज, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक तो वो नंबर 1 से डिवाइड होगा और वो खुद अपने से डिवाइड होगा, जैसे 2, 3, 5, 7। तो और 2 ही एक सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और इवन नंबर में भी यही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम फैक्टर होता है। अगर इसके 2 फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे? मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक खुद नंबर अपने से डिवाइड होगा। इसी प्रकार कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9। और कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 ही होता है, और इसके फैक्टर किए जाएँ 1, 2 और 4, मतलब कि इसके 2 से अधिक फैक्टर है। अब एक थ्योरम होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट numbers uniquely expressed as product of prime factor except the order of prime factor। मतलब अगर हम किसी कंपोजिट नंबर लेते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 60 जा, 2 30 जा, 2 15, 3 5 जा और 5 1 जा। अगर इसके प्राइम फैक्टर करें तो क्या हुआ? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब जो ये फैक्टर बने ये यूनिक होंगे, ये फैक्टर और किसी नंबर के नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं 4 के फैक्टर करता हूँ 2 × 2, तो 4 के फैक्टर यही बनेंगे 2 × 2। 4 का फैक्टर ये नहीं बनेगा 2 × 3, 2 × 2 ही इसके फैक्टर बनेंगे। इसी प्रकार कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसके फैक्टर्स यूनिक होंगे। हाँ, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे 3 × 2 × 5 × 2 × 2, ऑर्डर तो चेंज हो सकता है, लेकिन उसके फैक्टर अगर 120 के फैक्टर्स में 3 बार 2 आ रहा है, 1 बार 3 आ रहा है और 1 बार 5 आ रहा है, तो ये और किसी डिजिट में ये फैक्टर किसी और डिजिट में नहीं आएंगे। इसलिए इन्हें यूनिकली एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सबसे पहले ये समझते हैं, किसी डिजिट के एंड में अगर 0 आएगा, जैसे 20, अगर इसके एंड में कोई 0 आता है, अगर इसके फैक्टर करके देखते हैं तो क्या होंगे? प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 2 × 2 × 5। कहने का मतलब यह है, उस डिजिट में
उस डिजिट में उसके 2 और 5 फैक्टर ज़रूर होने चाहिए, या वह नंबर 2 और 5 से ज़रूर डिवाइड होना चाहिए, तभी उस डिजिट के एंड में क्या आएंगे, 0 आएगा। अदरवाइज़ अगर इसमें से कोई भी मिसिंग है, 2 मिसिंग है या 5 मिसिंग है, तो वो डिजिट कभी भी उसके डिजिट में 0 नहीं आएगा। तो इसे कैसे, एनी नंबर दैट एंड विद 0, that number should have factor factor 2 and 5 both, or it should be divisible by 2 and 5 both। मतलब वह नंबर 5 और 2 से ज़रूर डिवाइड होना चाहिए। अगर उसमें से कोई भी 5 मिसिंग है या 2 मिसिंग है, तो उस नंबर के एंड में 0 नहीं आएगा, या उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 भी होने चाहिए, ठीक है। अगर हम 6 की पावर n को देखते हैं और इसके फैक्टर्स करते हैं 2 × 3, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 की पावर n × 3 की पावर n, मतलब कि इसमें तो कहीं 5 आ ही नहीं रहा। अगर यहाँ पे भी इसको नेचुरल नंबर से इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 = 6, 6 के तो ये आ गया 36, 6 की पावर 3 216। कहीं पे भी अगर इनके फैक्टर किए जाए तो ये क्या होगा, 2 × 3। अगर इसके फैक्टर किए जाए, प्राइम फैक्टर किए जाए, तो क्या आएगा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो क्या आ रहे हैं इसके फैक्टर 2 × 2 × 3 × 10। कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, ये डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। 6 की पावर n डिजिट has a factor of 2 and 3 only, and 5 factor is missing from the number 6 की पावर n. So this number does not end with 0। तो ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। कंडीशन वही है कि उस नंबर के फैक्टर्स में, उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 ज़रूर आना चाहिए, या वह नंबर 2 और 5 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये उसके एंड में 0 आएगा। अब नेक्स्ट है इसमें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ जीरोज़ इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 17। मैंने पहले ही कहा कि किसी नंबर के एंड में अगर 0 आएगा तो उस नंबर के फैक्टर्स 2 और 5 ज़रूर होने चाहिए, भी ज़रूर होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं नंबर्स क्या हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 17। तो बना लेते हैं इसको 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार 2 आ रहा है तो 2 बार 5 आना चाहिए, तो 5 × 3, 3 3 जा 9 एंड 17। तो ये आ गया 2 × 2 × 5 × 5, और ये कितना आ गया 9 5 जा 45 × 17।
तो ये आ गया 45 इंटू 17 7 35 7 4 जा 28 31 5 4 5 6 7, तो ये आ गया 765 इंटू 5 2 जा 10 5 2 जा 10 10 इंटू 10, तो ये आ गया 76500, इसमें 2 जीरो आएंगे। तो इस प्रकार से हम करेंगे। अगर कहीं पे भी जीरो का होगा, कहीं पे भी किसी नंबर में जीरो आना होगा तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 भी होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स उसके होने चाहिए, या फिर वो नंबर 5 और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, ज़रूर डिवाइड होना चाहिए, उसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर एक भी डिजिट मिसिंग है तो वो एंड नहीं होगा। इसके बाद एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन किसी दो से या दो से अधिक नंबर्स के एचसीएफ निकालना। सबसे पहले 12 और 18 का एचसीएफ निकालते हैं, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 12 के 1 2 3 4 6 और 12, ऐसी 18 के फैक्टर कर लेते हैं। 1 2 3 6 9 और 18। अब इसमें कॉमन फैक्टर, इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, और कोई है? 6 है, और कोई है? नहीं है। कॉमन फैक्टर भी हमने ढूंढ लिया। अब इसमें कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? ये है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 12 और 18 का क्या होगा? 6 होगा। जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वो छांटेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं इसको? प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसके। 12 के 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो 12 के प्राइम फैक्टर हो गए तुम्हारे 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। इसी प्रकार 18 के कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 9 जा 18, 3 3 जा, 3 1 जा, तो ये 18 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब हम इसमें से देख लेते हैं, 2 में से और 3 में से सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे जिसकी पावर सबसे कम होगी, सबसे कम पावर किसकी? अगर इसमें फैक्टर्स छांटे 2 के, तो इसमें 2 में सबसे दोनों में से पावर किसकी कम है? 2 की पावर 1। इसी प्रकार 3 की जो सबसे कम पावर होगी वो छांटेंगे, तो 3 इंटू 3, इस प्रकार से ये एचसीएफ निकालते हैं। अब एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल निकाल लेते हैं 12 का। 12 के मल्टीपल क्या होते हैं? 12, 24, 36, 48, यहाँ से पूरा अच्छी तरह से लिख लेते हैं। 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। ऐसी 18 के 18, 36, 54, 72 एंड सो ऑन। अब जो इसमें कॉमन मल्टीपल दिख रहे हैं, देखिए हमें जो मल्टीपल का हमने पहले ही कहा था कि इनफाइनाइट होते हैं, हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता होती है, तो इसके इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मल्टीपल क्या क्या आ रहे हैं? 36 और 72, और भी आगे होते जाएंगे, तो 36 और 72 फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? लोएस्ट, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसे हमें छांटना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आ गया लोएस्ट, क्या आ गया? 36, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 36। एक और बात, जब भी हम किसी 2 डिजिट का एलसीएम निकालते हैं तो वो दोनों डिजिट उस मल्टीपल को, जो एलसीएम निकला उसको डिवाइड करेंगे। 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, पूरी तरह से डिवाइड होगा। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो
वो जो HCF निकलता है वो दोनों डिजिट को डिवाइड करता है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, दोनों में डिफरेंस देखिए। मल्टीपल में ये डिजिट देखिए, मल्टीपल में जो LCM के 12 और 18 वो डिवाइड कर रहे हैं LCM को, यहाँ पे HCF जो निकल गया वो डिवाइड कर रहा है डिजिट को। यहाँ पे डिजिट LCM को डिवाइड कर रही है, यहाँ पे फैक्टर HCF में जो HCF निकला वो डिजिट को डिवाइड कर रहा है। ऊपर से एक और इसकी रिलेशन देख लेते हैं। हमेशा HCF LCM का एक फैक्टर होगा। दोनों का 12 और 18 का फैक्टर क्या निकला है, LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला है 6, और LCM का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकला है 36। तो LCF हमेशा LCM का फैक्टर होगा। तो 6 पूरी तरह से इसका फैक्टर है। देखिए 36, अगर इसको डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 और 12 18 और 36। तो इसका हाँ एक 6 भी आएगा 6। तो 6 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है, इसके फैक्टर निकालेंगे तो 6 भी इसका एक फैक्टर आएगा। तो कहने का मतलब है HCF LCM का एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट है और रिलेशन देख लेते हैं, क्या क्या रिलेशन होते हैं इसके। हमेशा 2 प्राइम नंबर्स, अगर 2 प्राइम नंबर हैं हमारे पास या को प्राइम नंबर हैं, तो उसका HCF हमेशा 1 होगा और LCM उन दोनों डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसका LCM होगा। अगर मैं कोई 2 को प्राइम नंबर्स ले लेता हूँ, को प्राइम ले लीजिए 6 और 5, या प्राइम नंबर ले लेते हैं 5 और 7, दोनों का निकाल के दिखाते हैं। ये को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ठीक है। या प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स नहीं है, इसमें प्राइम नंबर्स नहीं है, ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स का हमेशा HCF 1 होगा और LCM दोनों डिजिट का प्रोडक्ट होगा। देख लेते हैं इसका, अगर इसका HCF निकाला जाए, इसका कॉमन HCF निकाला 2 3 जा 3 1 जा, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 3, और 5 के कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5 1 जा, तो 5 आ गया 5। अब दोनों में जो 5 की और इसमें भी 5 की पावर 0, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0। अब लोएस्ट पावर इसमें कौन सी है, अगर इसमें फैक्टर्स निकाले जाएं, इसके फैक्टर, इसके एक फैक्टर होगा कॉमन, एक इसका फैक्टर ये भी है, तो 1 और 1, एक तो आ गया 1, फिर आ गया 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0। हमें पता है किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो 1 × 1 1। तो कहने का मतलब यह है कभी भी प्राइम और को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। और LCM अगर निकालें तो इसकी हाईएस्ट पावर देख लो दोनों में, तो 1 है। हाईएस्ट पावर दोनों में कौन सी है 5, और इसमें अगर देखें तो 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 आई, ठीक है। और कोई दिख रही है दोनों में 1 2 3, तो यहाँ पे और 5, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 2 × 3 × 5, 5 2 जा 10 30, और अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है 30। कभी भी को प्राइम और प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होगा और उसका LCM दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये रिलेशंस होता है HCF और LCM में। और तीसरा, किसी भी नंबर्स का अगर 2 नंबर्स हैं AB, तो HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इंटू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और नंबर्स क्या है हमारे पास AB, A इंटू B। तो ये रिलेशन भी होता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द LCM ऑफ A, एक नंबर दे रखा A एंड दूसरा नंबर दे रखा 18 इज 36। LCM क्या है 2 नंबर का 36 ये है, एंड द HCF ऑफ A एंड 18 इज 2।
देन ए इक्वल्स टू, तो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। एच सी एफ क्या है 2, एलसीएम कितना है 36, ए की एक वैल्यू ए है, दूसरी कितनी है 18, तो 18 इंटू ए इक्वल टू 2 इंटू 36 और ए इक्वल टू 2 इंटू 36 अपॉन 18, 18 टू द 36, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। मैंने बताया था शुरू में इसी में ही कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है, तो उसी से हम करेंगे। यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा ही, किसी का अगर नंबर फैक्टर होता है तो उसको पूरी तरह से डिवाइड करता है, और अगर यहाँ पे देखें तो ये पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो ये कितना आ गया 3 8 जा 24, तो ये फैक्टर है। दूसरा देख लेते हैं 24 अपॉन 400, ये भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, ये भी इसका फैक्टर है। तीसरा सी 2400 अपॉन 500, अब ये फ्रैक्शन आ रहा है, अगर ये कितना अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या आ रहा 4। हमेशा जब कोई भी फैक्टर होता है पूरी तरह से डिवाइड करता है, और इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा 4, या तुम अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो डेसिमल में आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। फैक्टर हमेशा डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होते, वो पूरे के पूरे नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर डी वाले को देखें तो 24 अपॉन 600, ये भी पूरी तरह से 6 4 जा 24, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। बस कौन पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, 500 इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा। अगर डिवाइड कर रहा है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा या डेसिमल में आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है फैक्टर के। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 AM, when they will ring together? ये फिर से कब रिंग करेंगे एक साथ। अब देखिए हमारे पास कितने इंटरवल्स में, पहले कितने इंटरवल्स में, कितने मिनट के इंटरवल में 6 के है, दूसरा 12 के इंटरवल्स में, और तीसरा 18 के इंटरवल्स में ये रिंग कर रही हैं। ठीक है, पहला 6, फिर उसके बाद 12, फिर मतलब कि 6 मिनट का डिफरेंस है। अब इसमें एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। देखिए इसमें एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ तो एचसीएफ की वैल्यू, क्योंकि 6 से तीनों का एचसीएफ निकालूंगी तो 6 से कम ही आएगी, क्योंकि एचसीएफ हमेशा इन तीनों डिजिट को डिवाइड करेगा। अगर मैं 6 का प्राइम फैक्ट कर लेता हूँ, इसके फैक्टर्स निकालता हूँ, 2 3 जा 3 1 जा, तो 6 का आ गया क्या 2 इंटू 3, ऐसे ही 12 का आएगा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, 12 का आएगा क्या 2 की पावर 2 इंटू 3, इसी प्रकार 18 का आएगा 2 9 जा 3 3 जा, 18 का आएगा कितना 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और जो सबसे कम है उसका कौन है 2 1, फिर सबसे कम कौन सा है 3। ठीक है, तो ये आ गया 6, या तो वो खुद से डिवाइड करेगा। तो इसमें यहाँ पे इसका फैक्टर्स क्या हो रहे हैं 6 12, और हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब जब 6 आएगा और हमारी जो घंटी बजेगी वो 12 मिनट के बाद भी बजेगी और 18 मिनट के बाद भी बजेगी। अगर मैं देखूंगा फिर अगेन 6 बज के कितना, अगर इसका आंसर ये हो सकता है 6 बज के 6 मिनट, पॉसिबल ही नहीं है,
क्योंकि जो तीसरी घंटी बज रही है वो 18 मिनट लेगी, मतलब कि अभी उसे बजने में 18 मिनट, मतलब कि जब तीनों घंटियाँ बजेंगी तो ये तो कम से कम तीनों घंटी तो बजनी चाहिए, इतने मिनट तो होने चाहिए, फिर पॉसिबल है ना 18 मिनट के बाद ये कब आ रही हैं, पहले तीनों बजेंगी फिर उसके बाद कब रिंग करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा एलसीएम लिया जाएगा। एचसीएफ में हमेशा या तो कम होगा या उसी से ही डिवाइड होता है। अब यहाँ पे एचसीएफ हमारा आ गया और हम लिख रहे हैं 6:06 में, जो पॉसिबल ही नहीं है। जो अगर 6:06 तो फिर ये तो 12 वाली बज ही नहीं पाएगी ना 18 वाली बजाएगी। 18 मिनट तो मिनिमम लेगा ही लेगा। जब 18 मिनट लेगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि एचसीएफ इसका निकाला जाएगा। हाँ, इसका मल्टीपल देख लेते हैं एलसीएम, तो 6, 12, 6 2 12, 18, 36, 18, 24, 30, 36, यहाँ पे 12, 24, 36, 48 और 18 का 18, 36, 54। तो तीनों का देखिए ये इसका एलसीएम क्या निकल रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मिनिमम अगर एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे 6 में ही यहाँ पे एंड हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। अभी दूसरी घंटी भी बजनी है, फिर उसके बाद तीसरी घंटी भी बजनी है, फिर उसके बाद देखना है कि ये कब आपस में बजेंगी। तो एचसीएफ इस प्रकार से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। अभी दूसरी घंटी बजेगी नहीं और ना तीसरी घंटी बजेगी, और जबकि हमें क्या करके तीनों घंटी एक साथ कब बजेंगी, तो इसका एलसीएम इस प्रकार से लेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो अभी देख लेते हैं इसका। अभी किया था 2 3 जा 3 1 जा, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसी प्रकार 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 या फैक्टर क्या होंगे 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ पे आ गया 12 का तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 18 के आ गए 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो इसमें हम जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं। तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये हो गया तुम्हारा कितना। इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं तो इसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 इक्वल टू 36। यही आ रहा है 36। तो ये अगली घंटी कब बजेगी इसकी, तीनों एक साथ कब बजेंगे 6:36 में बजेंगे। समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ क्यों नहीं लेते। एचसीएफ लेंगे तो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा, जबकि 2 घंटे फिर बज ही नहीं पाएंगे। और एलसीएम में जब इसका मल्टीपल्स आएगा, क्योंकि तीनों घंटे को इंतज़ार करना है, 3 घंटे फिर से कब बजेंगी, तो ये इसका इस प्रकार से एलसीएम लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p and q is 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। मैंने बताया था जब भी कोई 2 प्राइम नंबर्स होते हैं तो उसका एचसीएफ तो 1 होता है और एलसीएम उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम, अगर ये प्राइम नंबर्स p और q हैं और p ग्रेटर देन q है तो इसका पहले निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे 13 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 13 1 जा 13, यहाँ पे आ गया। तो हमारे इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 221 के, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स हैं 13 और 17 बन रहे हैं। अब p ग्रेटर वैल्यू, तो इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 17, तो p की वैल्यू क्या आएगी 17, ऐसी q की वैल्यू क्या आएगी 13। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं 3p माइनस q, 3 इंटू 17 माइनस 13, तो ये आ गया 17 3 जा 51 माइनस 13, तो ये आ गया कितना यहाँ पे 8 4 में 7 38 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। जब भी कोई प्राइम नंबर्स होते हैं, मैंने पहले बताया उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और प्राइम नंबर्स उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट एलसीएम कहलाता है।
नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65 and minus 117, then find the value of n. हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब HCF 65 और 17 का निकाल लेते हैं। 65 और 117, तो ये आ गया 5 1 जा 5, 15 5 3 जा 13, ठीक है। तो 65 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 13, और इसके फैक्टर्स देखें 3 3 जा 9 27, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा 9 13 1 जा, तो 17 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 13, तो कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका LCM हो गया, HCF हो गया, HCF ऑफ 65 117 का 13 हो गया, ठीक है। HCF आ गया 13। अब ये कह रहा है इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। अब ये इसके फॉर्म में है, ये HCF 65 117 किसके फॉर्म में आ रहा है, 65 एंड माइनस 117 के, और HCF हमने निकाला कितना है 13, और ये क्या है 65 माइनस एंड माइनस 117, तो ये आ गया 65 एंड इक्वल टू 13 प्लस 117, तो ये आ गया 60 एन इक्वल टू कितना हो गया 130 अपॉन 65, 65 2 जा, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ठीक है। यह इस प्रकार से हम करेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर Q 0 होगा, अगर मान लो कोई नंबर है और इसे, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर तो कुछ वैल्यू ही नहीं निकलेगी हमारी। तो इसको क्या करते हैं, Q इक्वल टू 0। एक और कंडीशन, ये इंटीजर होते हैं, INTEGR, ये भी इंटीजर होता है, और हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ये कोप्राइम फॉर्म में कोप्राइम होते हैं। और कोप्राइम का नंबर्स का हमेशा कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन से, डेसिमल एक्सपेंशन से हम वी कैन गेट इट, एक्सपेंशन से। तो ये कौन से होते हैं, टर्मिनेटेड, 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 टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड और रिपीटेड, और एक होता है जो ये तो नॉन टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटेड या रिकरिंग, ये दोनों तो रैशनल नंबर होते हैं और ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब देख लेते हैं टर्मिनेटेड मीन्स कोई भी फ्रैक्शंस, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे फ्रैक्शंस में होते हैं। मान लो 2/5, तो इसको अगर डिवाइड करूँगा 5 से तो 20, 2 5 जा 2 5 4 जा 20, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.4। तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट होंगे तो ये डेसिमल, ऐसी 0.5, दीज आर टर्मिनेटेड। और नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड कौन से होते हैं, जैसे 1/3, 1/6। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से
तो यहाँ पे 0.0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये आता ही जाएगा 3 3 जा, मतलब कि रिपीट। और इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 3 बार से या 3 पॉइंट से। 3 के ऊपर पॉइंट लिख देते हैं या बार से करते हैं, कि इसका मीनिंग कि 3 की वैल्यू हमेशा रिपीट हो रही है। ऐसे अगर 1/6 को 10, 6.61 जा 6, 40, 6 6 जा 36, फिर से 40, 6 6 जा 36, तो ये 666, तो इसको क्या करेंगे 0.6 की बार। टर्मिनेटेड जो जिसके आखिरी में ये पूरी तरह से तो नहीं, जैसे डेसिमल मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आ जाए और पॉइंट, ठीक है, पूरी तरह से कट तो नहीं, मतलब कि पॉइंट में भी आ जाए और ये यहाँ पे पूरी तरह से कट रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके रिपीट होता जा रहा है, कहीं पे भी ये टर्मिनेट हो नहीं रहा, ठीक है, एंड नहीं हो रहा, कहने का मतलब ये एंड नहीं हो रहा। और नॉन टर्मिनेटेड जो भी √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू या क्यूब रूट की वैल्यू, ये सब इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। एक कंडीशन है कि परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अगर √4 ये तुम्हारा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, तो ये रैशनल नंबर होता है। या परफेक्ट क्यूब रूट, जैसे √8 क्यूब रूट, तो ये परफेक्ट क्यूब रूट है तो ये 2 आएगा इसका, तो ये भी रैशनल नंबर। इनको छोड़ के सब ये इर्रेशनल्स होते हैं जो भी √, या क्यूब रूट में आते हैं। या पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे समथिंग, या 22/7। अगर 20 पाई की वैल्यू, अब आपका होगा कि इर्रेशनल नंबर हमेशा क्यू और पी और क्यू की फॉर्म में नहीं होते इर्रेशनल नंबर, लेकिन एक पाई ऐसी वैल्यू है जिसकी 22/7, ये हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं। पाई की वैल्यू अप्रॉक्स होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, अप्रॉक्स होती है, इसलिए 22/7 लेते हैं। जबकि इर्रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओनली रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो भी कंडीशन ये इंटीजर्स नंबर होते हैं, कोप्राइम होते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या आता है। हाँ, पहले एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे रैशनल प्लस इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल ही होगा, रैशनल माइनस इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल होगा, रैशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल होगा, रैशनल इनटू इर्रेशनल हमेशा इर्रेशनल होगा। कैसे देख लेते हैं। 2 रैशनल वैल्यू है और इर्रेशनल वैल्यू √2 है, तो क्या आ गया 2 + √2, ये हमेशा इर्रेशनल होता है। ऐसी 2 - √2, ऐसी 2 × √2, ये इर्रेशनल हो गई। 2/√2, तो ये √2 आपकी इर्रेशनल वैल्यूज़ होती है। इसी प्रकार इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल का देख लेते हैं। इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल भी हो सकती है और रैशनल भी हो सकती है। इर्रेशनल भी हो सकती है, रैशनल भी, रैशनल भी हो सकती है, रैशनल देख लेते हैं। 2 + √2 प्लस 2 + √2, तो ये क्या होता है 4 + 2 √2, ठीक है। तो ये इर्रेशनल हो गई। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ तो ये कट जाएगा, तो क्या आ गया 4, तो ये रैशनल वैल्यू हो गई। इर्रेशनल भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है, कंपलसरी नहीं है कि इर्रेशनल ही होगी। ऐसी 2 - √2 प्लस माइनस 2 प्लस √2, क्या होगा 2 - √2 माइनस प्लस 2, यहाँ पे √2। अगर ये मैं माइनस करता हूँ, अगर ये प्लस कर देता हूँ, हाँ ये ठीक है, प्लस ऐसे ही कर लेते हैं, तो ये माइनस हो गया 2 प्लस, इसको कर लेते हैं 2 प्लस और -2 प्लस ये, तो ये हो गया माइनस प्लस, और ये माइनस, ये आ गया, तो ये आ गया 4।
इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, 2√2 अपॉन √2 डिवाइड हो गया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2√2 इंटू √2 तो ये क्या आ गया, 2 × 2 = 4 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, इर्रेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, इर्रेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, डिवाइडेड रैशनल, इस प्रकार ये प्रॉपर्टीज है। एक और चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे, एक और क्वेश्चन। मैंने फैक्टर्स में बताया था, अगर मैं 16 के फैक्टर्स लेता हूँ तो क्या होंगे फैक्टर्स, 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8 × 2, यही फैक्टर्स होंगे। जब इसके 16 के फैक्टर हैं तो ये क्या है, 2 इसको डिवाइड करेगा, पूरी तरह से डिवाइड करेगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स, और 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4² लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 4 जो 16, ठीक है, 2 × 8 लिख सकता हूँ। तो मतलब कि 2 इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 डिवाइड्स 4², ठीक है। अब मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ 16 का, तो क्या हो गया 4, 4 का फैक्टर क्या हो गया 2 × 2, ठीक है। तो 2 जब इसका फैक्टर है तो 2 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो। कहने का मतलब यह है, अगर कोई वैल्यू 2 Q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 Q को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि 2 जब इसका फैक्टर है तो 2 Q का भी फैक्टर होगा और इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं, आपको आएगा √2 या √3 या √5, इट इज़ ए इर्रेशनल वैल्यू, प्रूव दैट। कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे कि सपोज √2 इज ए रैशनल वैल्यू, सपोज √2 इज ए, जब ये रैशनल वैल्यू है तो ये P/Q की फॉर्म में भी आएगा, और P/Q इज नॉट इक्वल टू 0, यही होगा, और ये इंटीजर कोप्राइम होंगे। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम की एक कंडीशन मैंने बताई थी कि उसका एक कॉमन फैक्टर होता है, वो क्या होता है 1, उससे अधिक उसके फैक्टर नहीं होता। अगर उससे अधिक फैक्टर निकल जाएंगे तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अभी हम क्या मान रहे हैं, √2 इज ए रैशनल नंबर, तभी हम P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये इंटीजर वैल्यू है, P इज इंटीजर, Q इज इंटीजर। अब दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू P²/Q², तो 2 = P²/Q², तो ये आ गया 2Q² = P²। अब जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि 16 का फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 2, तो मतलब कि 2 इसका फैक्टर है तो 2 इसे डिवाइड करेगा, 2P² का 2 और Q इसके फैक्टर होंगे, ठीक है, × जब 2 इसका फैक्टर है तो 2 इसको डिवाइड भी करेगा, 2 डिवाइड्स P², ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर है, डिवाइड कर रहा है। जब इसे डिवाइड कर रहा है P² को, मैंने उस समय बताया था कि इसको स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो 4, तो 4 को भी डिवाइड करेगा, तो D डिवाइड्स P ऑल्सो, ठीक है, सही है। तो लेट P = 2C, हम मान लेते हैं P = 2C। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, 2Q², यहाँ पे इसको हटा देते हैं, Q = नॉट इक्वल, अब यहाँ पे 2Q² और यहाँ पे पुट किया है 2C का होल स्क्वायर, 2Q² = 4C का होल स्क्वायर, 2 2 जा, तो Q² = 2C। अब देखिए 2 × C² कर लेते हैं। अब 2 इसका फैक्टर बन रहा है, जब 2 इसका फैक्टर बन रहा है तो 2 डिवाइड्स Q², जब Q² तो 2 डिवाइड्स, हम पहले ही प्रूव बता चुके हैं, Q ऑल्सो। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ रहा है, 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो, मतलब कि इसके कॉमन फैक्टर क्या बन गए 2, जबकि हमें पता है कि
जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, और ये क्या होता है, को प्राइम होता है, को प्राइम। को प्राइम के एक से अधिक फैक्टर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एक और फैक्टर क्या बन रहा है, टू पी को भी डिवाइड कर रहा है और टू क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका एक और फैक्टर बन रहा है 2 जो कॉन्ट्राडिक्ट है। तो ये इस प्रकार से ये रैशनल बनेगा, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that under root 2 is a rational number. So under root 2 is a rational number, irrational number, rational number. फिर से देख लेते हैं। हमें पता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। हम कॉन्ट्राडिक्ट से करेंगे, लेट, यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट अंडर रूट 2 इज़ ए रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर होगा तो ये हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये पी अपॉन क्यू को प्राइम होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। और मैंने बताया था को प्राइम नंबर्स के हमेशा एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और वो कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। उससे अधिक कोई फैक्टर नहीं आएगा। अगर उससे अधिक फैक्टर आ जाएगा तो ये हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा, वही हमें प्रूफ करना है। और हमने पहले ही यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, और टी ये आ गया 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। जब 2 इंटू क्यू स्क्वायर ये इसका फैक्टर है और क्यू भी इसका फैक्टर है, जब इसका फैक्टर है तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, उसको डिवाइड ही करेगा। जब पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, पी को भी डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया पी इक्वल टू 2 से। अब इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में कर ली और इक्वेशन सेकेंड हमारी ये आ गई। जब यहाँ पे 2 क्यू स्क्वायर ये किया तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब कि 2 अब इसका भी फैक्टर हो गया क्यू स्क्वायर का। अब जब 2 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, जब क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब जब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट क्या है कि 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब कि इसके 1 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं। अगर 2 फैक्टर आ रहे हैं मतलब कि 1 के अलावा कोई एक और फैक्टर आ रहा है 2, जबकि को प्राइम नंबर्स के हमेशा एक कॉमन फैक्टर होता है 1। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that under 2 is a rational number. So finally under root 2 is a irrational number. ठीक है, नेक्स्ट हमें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, सो दैट 5 + 2 अंडर रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर वेयर अंडर रूट 2 इज गिवन टू बी ए इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसे भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज 5 + 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 7 sorry is a rational number। जब ये रैशनल नंबर है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, और पी अपॉन क्यू आपके इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये को प्राइम होते हैं। अब 2 अंडर रूट 7 इक्वल टू पी माइनस 5 अपॉन क्यू। तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 2 अंडर रूट 7 इक्वल टू पी माइनस 5q अपॉन क्यू। अंडर रूट 7 इक्वल टू पी माइनस 5q अपॉन 2q। अब यहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर वैल्यू है, p इंटीजर है, 5 भी इंटीजर वैल्यू है, q भी इंटीजर है। इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है, और नीचे भी इंटीजर वैल्यू है, मतलब कि ये जब इंटीजर अपॉन इंटीजर तो ये रैशनल नंबर है। और हम यहाँ पर रैशनल को इरेशनल 7 के अंडर रूट 7 से इक्वल टू कर रहे हैं, इसके बराबर।
जो पॉसिबल नहीं है। सॉरी। जो पॉसिबल नहीं है, ये रैशनल वैल्यू है, इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल वैल्यू। तो लास्टली, एट लास्ट, 5 + 2 √7 is irrational नंबर। फिर से देख लेते हैं। देखिए, हमने पहले माना सपोज 5 + 2 इज ए रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर होगा तो ये P/Q की फॉर्म में होगा, और P आपका इंटीजर, Q भी इंटीजर है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे 5 को इधर ले गए और हमने इसे सॉल्व करा, तो ये आया 5 - PQ 5Q/2Q। ये इंटीजर है, ये इंटीजर, ये इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, और अपॉन इंटीजर तो इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो ये कौन सी है? रैशनल वैल्यू है। और हम प्रूफ क्या कर रहे हैं? रैशनल वैल्यू इर्रेशनल के बराबर प्रूफ कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। और हम कहेंगे एट द एंड दैट 5 + 2 √7 इज ए इर्रेशनल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and √7। हमें फाइंड आउट करना है, कोई मान लो रैशनल और इर्रेशनल, इनके बीच में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 डेड ये होती है, और √7 की 2.645 के समथिंग डेड है। ठीक है। अब रैशनल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? रैशनल वैल्यूज़ हमेशा टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड होती है। अब 1.4 इनके बीच में कोई भी रैशनल हमसे टर्मिनेटेड कर देता है 1.5, इससे बड़ी तो 1.5 हो गई, 1.6 हो गई, या 2 हो गई, 2 भी, क्योंकि 2 से इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, 2 हो गई, 2.1 हो गई। ये सब रैशनल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये टर्मिनेटेड है, सब टर्मिनेटेड होंगी। और इर्रेशनल वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इससे बड़ी। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1.53278932 मतलब कि एक पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 323232 ऐसे कोई एक पैटर्न से रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखते जाओ 1 2 3 4 ऐसे। तो ये इर्रेशनल वैल्यू है, दीज आर इर्रेशनल वैल्यू। कोई भी निकाल लो कहीं पे 1.673289 ऐसे जैसे, तो ये सब इर्रेशनल वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम किसी दो नंबर्स के, इर्रेशनल नंबर के बीच में रैशनल और इर्रेशनल वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो ये एंड हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।